वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपको स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा हफ्ता गुजरा होगा। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो भी बढ़िया गुजरा होगा, नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी सीखना सबसे अच्छा चीज है, उसके लिए भी लिंक्स दे रखे हैं। कुछ वीडियोस जो भी फिलहाल के लिए फ्री हैं कोचिंग क्लासेस के, आप उनको यूज कर सकते हैं। सिर्फ लिंक के थ्रू ही जा सकते हैं, वैसे अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं होंगे। फर्दर आइए शुरू करते हैं आज का वीकली वीडियो। और इस वीकली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कुछ इस तरह का डेटा बना हुआ है कि अभी ये और नीचे जाएगी और पूरा अगला हफ्ता मुझे ट्रैपिंग होती हुई नजर आ रही है। मार्केट में रिटेल को धो दिया जाएगा, बिकॉज इसको अभी ऊपर जाने में थोड़ा टाइम है, और जाने से पहले ये इतने अच्छे से यकीन दिला देगी रिटेल को कि रिटेल डरेगा बाय करते हुए भी जब मार्केट बढ़ना शुरू करेगी। और अभी फिलहाल नीचे जाती हुई नजर आ रही है। बताता हूं आपको कि कहां तक और कैसे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूर तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। फ्राइडे को बढ़ने वाले शेयरों में सारे दिग्गज थे जिनसे मैनेज किया गया निफ्टी को। बहुत बड़ा खेल नहीं हुआ, लेकिन बता दो बाइंग अच्छी हुई है उस दिन भी। बढ़ने वाले सेंसेक्स के अंदर शेयरों की गिनती काफी अच्छी थी, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। फिलहाल फ्राइडे की बात करते हैं तो बड़े वाले दिग्गज कौन से थे जिनसे मार्केट को मैनेज किया गया। निफ्टी को मैनेज करने के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी इन्फोसिस और नेस्ले के थ्रू मैनेज किया गया। और इस तरह से मैनेज कर ऊपर को बंद कराया गया। हालांकि गिरने वाले शेयरों में भी अच्छे नाम थे, जैसे कि आईटीसी, आइशन मोटर्स, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और रिलायंस। ये गिरते हुए नजर आया, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। और ये सारे अच्छे शेयर हैं जिनमें की गिरावट पहले ही आ चुकी है और इनके रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी हाई है। बट ये नहीं उठे। अगर ये उठते और दूसरे वाले शेयरों में अगर स्टेबिलिटी रहती तो मैं समझता कि मार्केट ऊपर बढ़ने वाली है। रिलायंस अपना ब्रेकडाउन दे चुका है। मैं कई बार आपको बता रहा हूँ, वीडियो मेरे अगर आप देखते हैं तो मैंने बताया था आपको 2350 के नीचे नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अब ये फिर से दूसरी रेंज पे है, उसके बारे में बात करेंगे। मारुति सुजुकी एक अच्छा शेयर, एशियन पेंट्स एक अच्छा शेयर है। इनमें धीरे धीरे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये वो शेयर है जिनको आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को बनाने का यही टाइम है। फर्दर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बड़े वाले दिग्गज है, जैसे कि मैंने बताया एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दो बैंकों ने मिलकर बढ़िया से बैंक निफ्टी को ऊपर उठा दिया और लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास का गेन दे दिया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा, एसबीआई और एक्सिस बैंक बढ़ते हुए नजर आया। हालांकि मैं आपको बता दूं, मुझे एचडीएफसी बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में और एसबीआई तीनों में ब्रेकडाउन दिख रहा है और ये और नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। इनमें होल्ड ना करें और अगर बाइंग करनी है तो भी थोड़ा टाइम होल्ड कर नीचे की तरफ में बाइंग करें। फर्दर गिरने वाले शेयर भी थे बैंक निफ्टी में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा थोड़ा गिरते हुए है। अब बात करते हैं बड़ा पैसा कर क्या रहा है। देखिए मोटे पैसे की अगर बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने फ्राइडे को सेल ऑफ कर दिया 1776, दैट इज 1776 करोड़ से ज्यादा का माल। वहीं पे अगर डोमेस्टिक वालों की बात करें, घरेलू निवेशक जो बड़े वाले फंड हाउसेज हैं, उन्होंने 1817 करोड़ का माल खरीद डाला। अब अगर वैसे बात करें तो ये तो डेटा ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 1776 करोड़ का बेचा, इन्होंने 1817 करोड़ का खरीद लिया, तो लगभग जितना खरीदा गया बेचा गया वो बराबर हो गया। बट अगर बात करें मंथ की तो मंथली पे ये बाइंग कर रहे हैं। एफआईआईएस की बाइंग अभी तक मंथ की 6408 करोड़ है। और डीआईएस की अगर बात करूं तो 16162 करोड़ का मार्च मंथ में अभी तक बाय कर चुके हैं। तो ये बाय क्यों कर रहे हैं यार? और अगर मार्केट इतना ही गिरने वाली तो ये क्यों इतना तेजी से बाय हो रहा है, या इनका अभी तक सेल ऑफ क्यों नहीं आया? समझिए इस बात को कि ये भी बाइंग कर रहे हैं और ये बाइंग करने के लिए ही मार्केट को बार बार नीचे गिरा रहे हैं और ऊपर ले जा रहे हैं। हालांकि फिर बता दूं, जिस तरह से अभी एक और बैंक, फर्स्ट रिजर्व बैंक जो है वो अमेरिका का और बैंकरप्ट हो गया है, तो उसका इमोशनल इंपैक्ट भी है और मार्केट अभी और नीचे जाती हुई नजर आ रही है। तो आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, टाइम ये पोर्टफोलियो बनाने का है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे शेयर्स हैं उनको बाय करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। मार्केट नीचे में मुझे अभी फिलहाल 16,600 तक जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वैसे 15,200 तक भी जा सकती है। तो इस तरह से बाइंग कीजिएगा कि आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहें और वहां तक आप करें। और फिर बता दो आपको, मुझे लग रहा है कि मार्केट जुलाई में सुपर बूम देगी। हाउएवर अभी फिलहाल अगला हफ्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऊपर नीचे करके रिटेल को बहुत अच्छे से ट्रैप करेगा। जो रिटेल सोचेगा उससे उल्टा होगा इस पूरे हफ्ते, मुझे इस तरह से नजर आ रहा है। और मार्केट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, ये बता दूं, और नया लो बनाती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें देखिए एनुअल डेटा की, तो एफआईआई अभी तक जो है पिछले 2 सालों के अंदर 3,71,159 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। ये उतना पैसा है जिसको आने में इंडिया में 13, 14, 15 साल लगे थे, जिसको 15 साल में लेके आए थे विदेशी निवेशक इंडिया में, वो पिछले 2 सालों में निकाल चुके हैं वो। और अगर बात करूं, उसी को खरीदते हुए डीआईएस घरेलू निवेशकों ने उतना ही पैसा लगा दिया, बिकॉज इस समय पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर रिटेल में बहुत सारे लोग इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा दे रहे हैं, जिसके थ्रू उन्होंने बाइंग करी और मार्केट को गिरने नहीं दिया और 3,71,273 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर पैसा, मार्केट तो पैसे से चलती है। दूसरा, देश की बात करो, खतरे में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, इकोनॉमी भी बहुत खतरे में नहीं है, स्टेबल है। हाँ ग्लोबल प्रॉब्लम है, रिसेशन हाँ आता हुआ नजर आ रहा है, हाँ मार्केट नीचे जा रही है, हाँ, बट यही तो टाइम होता है, बाय द फियर सेल द ग्रीड। तो बाय
द फ्री फियर में आपको खरीदना है। इस समय सबको डर लग रहा है, तो बेचने का नहीं, खरीदने का समय होता है। और फिर बता रहा हूँ, धीरे धीरे खरीदिएगा, बहुत टाइम मिलेगा। अभी मार्केट अगले हफ्ते बहुत बार डराएगी, डरिएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, बाय करने का टाइम है। लेकिन अगले हफ्ते मार्केट नीचे जाती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल फ्राइडे के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी जो है वो 17,100 पे क्लोज हुआ, 114 पॉइंट बढ़कर 0.67% का गेन था। हालांकि गेन जो हुआ ऊपर नीचे की बात करूं तो 187 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने खेल करा। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 39,598 यानी कि ऑलमोस्ट 39,600 पे क्लोज हुई है। गेन 465 पॉइंट का लेकर बंद हुई है, 1.19% का गेन था। और हालांकि अगर वैसे बोलूं, रेंज जो है वो 778 778 पॉइंट्स की थी। और हालांकि जिस तरह से ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, वो करें तो और भी ज्यादा 1000 पॉइंट से ज्यादा का गेम बैंक निफ्टी में हुआ था। हालांकि क्लोजिंग जो है वो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग नोट पे हुई है, बट मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट अभी भी नीचे आती हुई नजर आ रही है और अगले हफ्ते डराया जाएगा, घुमाया जाएगा। और फिर बता दूं कि बाइंग कर रहा है स्मार्ट मनी, इसमें कोई शक नहीं है। सेंसेक्स के अगर डेटा को देखें तो 1228 शेयर बढ़ते हुए नजर आए सेंसेक्स में। और ये गिनती इस समय टॉप पे है। इससे ज्यादा शेयर अगर बढ़ते हुए नजर आए थे तो वो 3 मार्च को नजर आए थे, जब 1393 1393 शेयर बढ़े थे, और तब निफ्टी 17,600 पे था। और उसके बाद नीचे की अगर बात करूं तो 1228 शेयर अब हुए हैं। थर्सडे की बात करूं तो 782 शेयर बढ़ रहे थे, और उससे अगर पहले वेडनेसडे को बोले तो 875 बढ़ रहे थे, और ट्यूसडे को 581 बढ़ रहे थे। और गिरने वाले शेयरों की गिनती घटकर 799 हो गई, ये भी लोएस्ट है। इससे पहले अगर बात करें तो 6 मार्च को था वो सीन, जिस दिन 680 शेयर 624 शेयर 3 मार्च को इनफैक्ट 624 शेयर गिर रहे थे और बाकी के बढ़ रहे थे। तो ये डेटा वहां पर पहुंच गया। लेकिन आपको ये बता दूं, दुख की बात यह है कि इसके बाद मार्केट ने गिरावट ही शुरू करी थी, और एक आध दिन बढ़कर फिर उसके बाद लगातार 5 दिन गिरावट हुई थी। तो ये भी वहां पर हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिर से हम नया लो बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आज की सेक्टर की बात करें तो मीडिया टॉप का लूजर था। हालांकि मीडिया टॉप का लूजर था और इसने 0.88% लूज कर दिए। बट मैं आपको बता दूं कि असल में इसमें बाइंग हुई है, क्योंकि फ्राइडे को 0.88% गिरने वाला मीडिया सेक्टर थर्सडे को 4.16% के गेन के साथ बंद हुआ था। यानी कि 4.16% बढ़ने के बाद 0.88% आना कोई गलत बात नहीं होती। इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट या करेक्शन, वो होनी ही चाहिए। तो वो थी, इसके अंदर मीडिया में कोई खतरा नहीं है, एक अच्छा एरिया है जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं, बट समझदारी से और अच्छे शेयर। इसमें बहुत सारे खराब शेयर भी हैं। इसके अलावा फार्मा गिरता हुआ नजर आया, ऑटो और एफएमसीजी भी गिरते हुए नजर आया। और मैंने आपको कई बार बताया अपने वीडियो में, आज फिर बोल रहा हूँ, ऑटो और एफएमसीजी आर दी सेफेस्ट सेक्टर्स। इनके अंदर आप धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। मारुति एक अच्छा शेयर हो सकता है, अच्छे लेवल पे भी है इस समय, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। हालांकि ये अभी और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे फिलहाल, और इसको आप नीचे जाकर भी खरीद सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो बॉटम ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अपने पैसे को धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। सो मारुति की बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा बात करूं बढ़ने वाले सेक्टरों की, तो देखिए सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। इन 4 सेक्टरों के अलावा, मीडिया, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी के अलावा। लेकिन जो टॉप गेनर्स थे वो थे मेटल। मेटल भी मैं आपको कई दिन से बता रहा था कि बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और मेटल में खासी अच्छी तेजी नजर आई। टॉप के सेक्टरों में मेटल और रियलिटी थे जो फ्राइडे को बढ़ते हुए नजर आए। तो इसका, और रियलिटी नकली शेयर है, नकली स्टॉक है, मैं बता रहा हूँ, इसमें फिर से गिरावट आ सकती है। तो मेटल था असली जिसमें बाइंग हुई, और रियलिटी थी जो कि पंप इन हुआ। पंप एंड डंप वाली स्टोरी रियलिटी में होने वाली है। उसके अलावा बैंक थे जो बढ़ रहे थे 1.19%। आईटी सेक्टर बढ़ रहा था 1% से ज्यादा, 1.18% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो अच्छी बात थी वो ये कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी बढ़त थी, और यहाँ पर भी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है जब मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और आगे जाने वाली है ऊपर। वरना इसमें सबसे ज्यादा पहले सेल ऑफ आता है, और सबसे ज्यादा तेजी से यही, और सबसे ज्यादा यही गिरते हैं। इसके अलावा इंफ्रा और एनर्जी भी बढ़ते हुए नजर आया। एनर्जी के बारे में भी मैंने बता रखा है आपको, एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, इसको भी बाय करने की कोशिश करिए। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा ग्लोबल सेक्टर्स की, तो ग्लोबल सेक्टर में ग्लोबल बात करें तो सोना बहुत तेज हो रखा है, सिल्वर भी बहुत तेज हो रखा है। और मैंने जैसा बता रखा था, ये अब ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 59,420 पे इसने रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है। गोल्ड पहले ही 58,060 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, और अब सिल्वर ने भी वापस रेंज पकड़ ली है, 68,649 पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने जैसा बता रखा है, ये 70-72 हजार को टेस्ट करने के बाद और ऊपर जा सकता है। इसको आप देखिएगा ध्यान से, और ये कभी भी नया लेवल, नया हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। और गोल्ड और सिल्वर के बढ़ने का मतलब सीधा सा ये होता है कि पैसा इक्विटी से निकलकर मार्केट से जा रहा है बाहर। तो दैट्स व्हाट इट इज, ये यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल इतनी तेजी भी नहीं आई कि हम इसे मान लें कि ये इक्विटी मार्केट को हिट दे देगा, बट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे अगले हफ्ते, ऐसा संकेत नजर आ रहा है।
चार्ट्स में। इसके अलावा क्रूड की बात करूं तो क्रूड में एक भयंकर गिरावट आई है और ये इसने डाउन साइड का ब्रेकडाउन दे दिया। ये और तेजी से नीचे आ रहा है, ऐसा दिखा रहा है। और अगर ये सच में नीचे आ रहा है तो ये साइन है रिसेशन। रिसेशन मतलब आ गया है, इसका मतलब 5529 पे है और अपनी इसने रेंज को ब्रेक कर दिया है। इसका लोअर सपोर्ट को तोड़कर ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अगर ये अपने आप को रीगेन नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल घटने वाली है और ये सिर्फ रिसेशन के समय पे हो सकती है। अदरवाइज बाकी सब समय पे इकोनॉमी में ग्रोथ आने पर वर्ल्ड के अंदर क्रूड की, ऑयल की प्राइसेस हमेशा बढ़ती ही हैं। अब अगर बात करें इसके अलावा सिंगापुर निफ्टी, द मेन इंडेक्स हमारा जो बात करता है, तो विदेशी निवेशकों ने वहां पर अच्छा खासा सेल ऑफ करा है और अभी फिलहाल 117 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि हमारी मार्केट बंद होने के बाद हमारी मार्केट के नाम पर जो ट्रेड होते हैं दुनिया में उसमें मंदी है और 117 पॉइंट के डाउन साइड है फिलहाल, 0.68% डाउन होकर एसजीएक्स निफ्टी जो डायरेक्ट निफ्टी का इंडिकेटर होता है वो 17,045 17,045 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। इसका मतलब मंडे को हम डाउन साइड पे ही खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सिंगापुर निफ्टी जो है सवेरे 6 बजे वहां पर खुल जाता है और ये बहुत लंबी ट्रेडिंग होती है, रात को 1 बजे तक ट्रेडिंग करता है। तो वो हो सकता है सुबह में खुलकर थोड़ी रिकवरी भी कर ले या और गिरता हुआ नजर आए। डाउ जोन्स जो है वो और गिरा है तो हो सकता है ये और गिरता हुआ नजर आए और एक मंदी गहराती हुई नजर आए फिलहाल। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ वापस भी आएगी और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरेगा मार्केट, इस तरह से होने वाला है। अच्छे से ट्रैपिंग की जाएगी, रिटेल बहुत अच्छे से धोया जाएगा इस हफ्ते जो अब आने वाला है। ध्यान रखिएगा, बी कॉशियस एंड केयरफुल, स्पेशली जो ऑप्शन चेन वाले हैं वो जरा ध्यान से गिने। इसके अलावा अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा यूएस डॉलर, डॉलर की अगर हम बात करें तो 0.27% के डिप के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है, हमारा नीचे ट्रेड कर रहा है और 82.63 पे है। हालांकि मैंने जो क्रिटिकल रेंज आपको 82.30 की बता रखी है उससे ऊपर ही है अभी, लेकिन अगर 82.30 के नीचे आ जाता है तो ये मार्केट को स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। हालांकि अगर ये नीचे जाए तो 81.20 से नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है आने वाले समय में। लेकिन अगर ऊपर की बात करें जहां पे ये खतरा हो जाएगा, तो अगर ये 83 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये मार्केट को हिट देगा और अगर 83.36 को तोड़कर ये ऊपर जाने लगा तो ये बहुत तेजी से बहुत गहरा घाव हमारी निफ्टी को देगा, हमारी इक्विटी मार्केट को देगा और तब हम 15,200 को भी छू सकते हैं। और ये जिस तरह से चल रहा है ये अप ट्रेंड दिखा रहा है कि मैं ऊपर को जाने वाला हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये 83.36 के ऊपर गया तो फिर बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा, ऑप्शंस और ट्रेडर्स वालों को बोल रहा हूं। और जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा थोड़ा करके फिर बाय करते रहिए, बार बार बता रहा हूँ। पूरा वीडियो अगर आपने सुना है तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें इसके अलावा रेंज की कि कौन से एरियाज और कहां पे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं अभी जो है फिलहाल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर 41,200 के ऊपर होती है या निफ्टी की क्लोजिंग 17,730 के ऊपर होती है तो एक छोटा सा बुल आता हुआ नजर आएगा, जिसमें 300-400 पॉइंट की ऊपर की बढ़त और निफ्टी में और 1,000-1,200 पॉइंट 2,000 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी में आ सकती है। लेकिन ये कब होगा कहना बड़ा मुश्किल है, अभी फिलहाल बहुत दूर है हम इससे और हम इस तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर मैं छोटी रेंज की बात करूं तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट सुन लीजिए, 37,080 नीचे की तरफ में और 38,500 ऊपर की तरफ में। ये है क्रिटिकल लेवल जो बैंक निफ्टी खेलता हुआ नजर आएगा अगले हफ्ते। ठीक है, नीचे की तरफ अगर ऊपर बड़ी रेंज की बात करूं तो 37,400 41,584 इसी के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। हालांकि ये भी बहुत बड़ी रेंज है, नीचे की रेंज को ज्यादा अच्छा समझे, 37,400 पे अगर रुक जाए तो बढ़िया होगा। लेकिन ऊपर के अंदर मुझे 40,730 से ऊपर जाता हुआ बैंक निफ्टी नजर ही नहीं आ रहा किसी भी तरह से। तो अगर वहां पहुंचे तो सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, नीचे के लेवल्स की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में पहला लेवल 38,400 का बनता है, इसको तोड़ दिया तो 37,400 तक की जर्नी ये करता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की बात करें तो 40,730 पे ये अटकता हुआ नजर आ रहा है, इसके पार नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कर दे किसी तरह से तो अगली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पूरे हफ्ते के लिए 41,584 की होगी। निफ्टी की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल एरिया जो है 17,060 का है, 17,060। अगर इसको ये ना तोड़े तो ये अपनी अपर रेंज की तरफ जा सकता है, जो कि हो सकती है 17,570 पहला लेवल, दूसरा लेवल 17,850। अब ये 17,850 से ऊपर तो नहीं जा रहा है अगले हफ्ते, इस बात को मैं बोल रहा हूं आपको, किसी भी सूरत में फिलहाल नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट ट्यूसडे को गेम जो होगा उसके बाद अगर ये बदल जाए तो मैं बता सकता हूँ, वीडियो देखते रहेंगे तो बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी जो डेटा बना हुआ है किसी तरह से हम नहीं जा रहे हैं और शायद 22-23 मार्च, मैंने कई दिन पहले भी बताया था आपको कि बाद मार्केट में उठापटक होकर एक डायरेक्शन पकड़ी जा सकती है, उससे पहले तो अभी फिलहाल इसी को रेंज मानिएगा।
लेकिन अब फिर से बता दूं, निफ्टी की रेंज अगर आपको पकड़नी है तो सबसे पहले जो छोटी रेंज बनती है 16,640 पे सबसे पहले नीचे की तरफ सपोर्ट बनती है, इसको ना तोड़े तो अच्छा है। और ऊपर की तरफ में 17,570 पे रेजिस्टेंस बनती है। इस हफ्ते इसको तोड़ता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर तोड़ दे नीचे की तरफ में 16,640 को तोड़ा तो 16,080 तक जाता हुआ नजर आएगा अगले ही हफ्ते। और अगर ऊपर में 17,500 को तोड़ दिया तो ये ऊपर की तरफ में 17,850 तक भी जा सकता है। ये होगी वीक की रेंज। अब इसके अलावा चलते हैं चार्ट्स पे, देख लेते हैं और मैं आपको समझा दूं पैटर्न्स क्या हैं उसके हिसाब से वो देख लीजिएगा। अब शॉर्टकट में अगर समराइज करें तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, गोल्ड और सिल्वर जो है वो भी मार्केट को हिट दे रहे हैं, इक्विटी मार्केट को, और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। विक्स जो है इस समय 14.77 पर है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है कल, लेकिन ये अभी भी स्ट्रांग है। और डॉलर और विक्स ये वो खतरनाक चीजें हैं जिन पर नजर रखनी है, ये आने वाले हफ्ते में मार्केट को भयंकर हिट दे सकते हैं। आगे भी, अभी फिलहाल नहीं है लेकिन हो सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन चेन का डेटा अगर बताऊं तो वो ये कह रहा है कि हम और नीचे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह से साफ डेटा बना हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं चार्ट्स पे और देख लेते हैं क्या है जो मैं कह रहा हूं और क्या ट्रेड करने हैं आगे ना। देखिए, ये बैंक निफ्टी का खुला हुआ है चार्ट। अगर आप इसको देखें तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में देखिए इसने एम पैटर्न बनाया है, और ये एम पैटर्न की ब्रेक लाइन, नेक लाइन जो है वो ब्रेक कर चुका है। ये थी इसकी ब्रेक। और अगर उस एम पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो अब ये 37,600, 612, 600 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। 600 पे ही जाके सपोर्ट बनती है। जो उसका टारगेट निकालने का तरीका है उसके हिसाब से 17,600, 700 पे आकर ही रुकेगा ये, उससे पहले नहीं है, ठीक है। अभी नेकलाइन तोड़ी, तोड़ने के बाद ये वापस गया है और नेकलाइन को टेस्ट कर रहा है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसने नेकलाइन तोड़ी यहां पर, तोड़ने के बाद ये गया वापस, यहां से आके अब ये वापस रीटेस्ट कर रहा है, और ये रीटेस्ट कर कर अब ये फिर नीचे आएगा और ये यहां तक आता हुआ नजर आ रहा है। ये है इसका टारगेट, ठीक है। कब होता है, कैसे होता है, ये पैटर्न्स बहुत काम के होते हैं। एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न माने जाते हैं। ये फेल नहीं होते, और ये सीधी सी बात होती है कि पैसा डालकर खेला गया है, और पैसा जब कोई डालता है तो वो ऐसे नहीं कि खेला जा सकता, कोई और खेल जाए, वही खेल रहे होते हैं तभी पैसा डलता है, ठीक है। अब अगर ये इसी की बात करूं, निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर में अगर बात करें तो निफ्टी ने भी यहीं पे कुछ ऐसा ही एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वीकली चार्ट पे और ज्यादा खतरनाक भी है। वीकली चार्ट पर इसने एम पैटर्न का ब्रेकडाउन करते करते रुका हुआ है, लेकिन अगर हॉरिजेंटल बनाया जाए तो ये दे चुका है। ये है इसका एम पैटर्न, मगर इसने हायर हाई बनाया अपर, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया और ये नेक लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ रख रहा हुआ है, और ये नीचे आएगा। ये हो गया वीकली चार्ट, ठीक है। अब अगर बात करें वीकली चार्ट की और डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये अपनी रेंज को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो यहां पर इसने एम पैटर्न बनाया था, ये था इसका लोअर शोल्डर के साथ इसने, और इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया और अब ये वापस जा रहा है ऊपर टेस्ट करने के लिए। इसको यहाँ तक भी आ सकता था, 17,372, 500 का एरिया बनता है, 370 मतलब 400 से 500 का एरिया। और उसके बाद इसे वापस नहीं जाना था। अगर उसके हिसाब से बात करूं तो इसमें भी कम कमजोरी है। अगर इसने सपोर्ट ली तो 16,820, 800 के आसपास ले ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्या। अब इसके अलावा बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स की भी अगर मैं बात करके बताऊं आपको तो देखिए इसका ये यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। इसने भी एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर आप इसको भी देख पा रहे हैं तो आप ये देखिए, ये था इसका एम पैटर्न, ये था इसका एम, ये बना इसका एम, यहाँ पर थी ब्रेक लाइन, नेकलाइन। इसने पिछली बार यहाँ पर आकर टेस्ट करा थोड़े बड़े एरिया को, और उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन अब इसने कंफर्म सेकंड यानी कि रीटेस्ट के बाद ब्रेक डाउन दे दिया है। और अब ये नीचे चला गया है, और नीचे में इसका टारगेट बनता था यहाँ तक 31,457 तक का, इसने इसको भी छू लिया है। और अब ये फिर जा रहा है, अब ये टेस्ट करे अगर यहाँ पर, दैट इज 32,909, और उसके बाद ये क्या करेगा वो बताएगा कि मार्केट्स कहाँ जाने वाली है, वरना ये रीटेस्ट कर कर वापस और तेजी से और ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। नजर रखिएगा इस पे, और ये ड्राइव करता हुआ नजर आएगा। हालांकि मैं फिर बता दूं, ग्लोबल संकेत इस समय हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो विदेशियों के हाथ में नहीं, हमारे डोमेस्टिक फंड्स वालों के हाथ में है। और
बहुत चांसेस हैं कि वो मार्केट को ज्यादा ना गिरने दे, लेकिन ज्यादा और कम का क्या मतलब होता है, उतने में हम कहाँ पहुंच जाते हैं वो तो हम जानते हैं। सो बी कॉशियस एंड केयरफुल। और इसके अलावा बता दूं मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए, मैं बड़े शेयरों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये है आईसीआईसीआई बैंक, और अगर इसकी बात करूं तो इसने भी एम पैटर्न का ब्रेक डाउन दे दिया हुआ है। ये देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये तोड़ चुका है इसको, ठीक है। अब ये इसके आगे नीचे जा रहा है। स्टेट बैंक की बात करते हैं तो स्टेट बैंक में भी देखिए ये एम पैटर्न बना और ये इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे चुका है। अब ये बीच वाली लाइन के क्लोज है, यहाँ पे अगर इसने इसको तोड़ दिया तो ये नीचे चला जाएगा। HDFC बैंक की बात करूं तो HDFC बैंक में भी बिल्कुल साफ क्लीन एम पैटर्न और उसका है, लेकिन अभी ये जो है और नीचे जा सकता है यहाँ तक 15,000 1500 तक। वहां पर जाकर ये असल में बताएगा कि इसने क्या करना है, अदरवाइज ये रिवर्सल भी ले सकता है। सेम वे रिलायंस में, रिलायंस ने ब्रेक डाउन दे दिया था, मैंने आपको 2350 बताया था। ब्रेक डाउन देने के बाद ये अभी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, और नीचे जाने के बाद अभी हो सकता है ये ऊपर की तरफ आए और ये इस लेवल को रीटेस्ट करता हुआ नजर आए जो 2350 का है, और वहां पर जाकर ये फिर नीचे गिरेगा असली ढंग से। तो इसको सपोर्ट 2000 के आसपास मिलती है। अगर किसी को बाय करना हो तो अराउंड 2010 आप इसमें पहला लॉट बाइंग का कर सकते हैं। टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो टेक महिंद्रा के लिए अच्छा बाइंग लेवल जो है वो होगा 987। ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है, अभी इसने बनाया नहीं है, लेकिन ये अपर लिमिट पे आ चुका है। ये वो रेंज बनती है जहां से वापस नीचे जाना है। अगर ये नीचे गया तो 987 तक आ सकता है। 987 विल बी द लेवल जहां आप बाय कर सकते हैं। अगर इसके अलावा देखें तो डॉलर की भी बात नहीं करते हैं, इसके अलावा इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो ऊपर में अब ये 1457 को रीटेस्ट करने आता हुआ नजर आ रहा है। इसको रीटेस्ट कर कर ये पूरा का पूरा करीब करीब 1600 से 14, यानी 150 रुपए और नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि इसकी अच्छी रेंज जो होगी बाइंग की वो 1300 के आसपास होगी। टीसीएस की अगर हम बात करें तो इसने भी एम पैटर्न बड़े वाले लेवल का दे दिया है ब्रेकडाउन। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये इसका ब्रेकडाउन है। हालांकि इसमें इसने हायर हाई बनाया है, तो उस हिसाब से इसको यहां से कहीं से बाउंस कर लेना चाहिए था अगर ये हायर हाई पैटर्न को ऑनर करता तो। लेकिन क्योंकि इसने नहीं ऑनर करा है और अब ये नेक लाइन पे बैठा है, तो अगर इसने यहाँ से नीचे जाना शुरू करा तो ये और नीचे जा सकता है। फिलहाल ये इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि अब ये एक बार रीटेस्ट कर कर वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी गिरावट करीब करीब 300 रुपए की और गिरावट यहाँ से आती हुई नजर आ रही है। यानी कि 2800 की रेंज में अगर मिले, 2800 की में, तो वहां पे आप इसे बाय कर सकते हैं। विद दिस आप पूरे हफ्ते गेम कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई कंक्लूड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।